The next chapter of class 12th is fertilization in human. This is the 32 chapter number of your book. The union of male and female gamete, that is haploid, and fusion of the pronuclei of both the gametes. दोनों के प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न, दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न एंड उनके प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न जो है वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दोनों गैमेट्स का मिलना, ठीक है, और उनके प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न क्या है? हमारा फर्टिलाइजेशन है। और ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको एम्पुला रीजन में ये फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, मतलब फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, बॉडी मीडियम में नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए इसका नेम क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन किन में मिलता है? फिशेज में मिलता है, बोनी फिशेज जैसे लेबियो में मिलता है, एम्फीबियंस में मिलता है, फ्रॉग में, एकाइनोडर्मेटा में मिलता है, जिससे स्टारफिश में, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है जो है फ्यूजन ऑफ द बोथ गैमेट्स, अगर इंटरनल बॉडी मीडियम में हो, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर फ्यूज़न हो तो ये कहलाता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में मिलता है? ह्यूमन बींग्स में एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स में कैसा फर्टिलाइजेशन मिलता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, मीन्स जो गैमेट का फ्यूज़न है वो इंटरनल बॉडी मीडियम में होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। पहले हम देखेंगे इंसेमिनेशन क्या है। स्पर्म का लिबरेशन, मेल के थ्रू स्पर्म का लिबरेशन फीमेल की बॉडी में क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है, ठीक है। अगर ये आर्टिफिशियली किया जाए, लैब में किया जाए, मतलब मेल से स्पर्म पहले आर्टिफिशियली कलेक्ट किए जाएं, स्टोर किए जाएं और उसके बाद उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाए तो ये हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब मेल से स्पर्म सीमन को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें स्पर्म होते हैं, कलेक्ट करके स्टोर करके प्रिजर्व करके फिर उसको कहाँ इंसर्ट कर दिया जाता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है। यह है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो हमने देखा फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। Hello students, let's we start with the egg of mammal. The mammal egg is alacithal और isolacithal. Alacithal means इसमें yolk की अमाउंट बिल्कुल रिड्यूस होती है, बिल्कुल नहीं होती, इसलिए एग कैसा है? alacithal है। isolacithal है, मतलब जो जितना भी नेग्लिजिबल yolk प्रेजेंट है वो इक्वल अमाउंट में पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है एग के अंदर, ठीक है। डायमीटर जो होता है मैमल के एग का होता है 100 to 150 म्यूमीटर। और सेल मेम्ब्रेन जो आउटर है वो इसमें है जोना पेलिसिडा एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है वो है कोरोना रेडिएटा। ये दिखा रही है पिक्चर मैमल के एग की, ठीक है। इसमें ये पोलर बॉडीज रही और स्पिंडल फाइबर जो कि फर्टिलाइज्ड एग में फॉर्म होते हैं फॉर सेकेंडरी मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर लेयर है इनमें जोना पेलिसिडा और आउटर लेयर जो है वो है कोरोना रेडिएटा इन मैमल्स एग। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन में स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को हमने देखा है। फर्स्ट है हमारा अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, स्पर्म के ओवम तक अप्रोच। सेकंड है एंट्री ऑफ स्पर्म। थर्ड है हमारा कॉर्टिकल रिएक्शन और फोर्थ है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। उनमें से जो फर्स्ट है हमारी अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, उसमें हम देखेंगे कि जो मेल है वो ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन रिलीज करता है 3 to 5 ml इन वजाइना। जिस सीमेन के में क्या होता है? सीमेन जो है एक लिक्विड होता है जिसके अंदर स्पर्म होते हैं। तो कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल जो होता है वो क्या रिलीज़ करता है? सीमेन रिलीज़ करता है। और एक टाइम पे कितना सीमेन रिलीज़ किया जाता है? 3 to 5 ml सीमेन रिलीज़ किया जाता है वजाइना में। और 400 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो एक टाइम पर इजैकुलेट किए जाते हैं। उनमें से केवल 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं।
इसका रीज़न क्या है कि 400 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो मेल ने इजैकुलेट किए हैं, लेकिन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, लेकिन केवल 100 ही स्पर्म जो हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। इसका रीज़न है कि बहुत से स्पर्म जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, किस वजह से, एसिडिटी की वजह से, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एसिडिटी की वजह से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एसिडिटी की वजह से, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बहुत सी फैगोसाइटिक सेल्स जो होती हैं वो उनको एनगल्फ कर जाती है। इस वजह से क्या हो जाती हैं, बहुत से स्पर्म जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केवल 100 स्पर्म्स ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, इतने स्पर्म्स में से। और स्पर्म का जो मूवमेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होना है, ठीक है। तो स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना है, तो स्पर्म के जो मूवमेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो किस वजह से होता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट चलते हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है स्पर्म का, ठीक है। और स्पर्म मूवमेंट करके कहाँ तक पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन तक पहुँचते हैं, जहाँ पर ओवम होता है, और ओवम को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। यह है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में सेकेंड स्टेप है हमारा एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम ऑफ वन स्पीशीज इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। अपनी ही स्पीशीज के ओवम का फर्टिलाइजेशन थ्रू स्पर्म ये कहलाता है कैपेसिटेशन, ठीक है। अब अपनी ही स्पीशीज का स्पर्म अपनी ही स्पीशीज के ओवम को फर्टिलाइज कैसे करता है, क्योंकि ओवम में मिलते हैं हमारे फर्टिलाइजिन, ओवम में फर्टिलाइजिन साइट मिलती है और स्पर्म में मिलती है एंटी फर्टिलाइजिन। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और एग्लूटिनेशन प्रोसेस होती है। ओवम हैव स्पर्म एफिनेट साइड, एफिनेट साइड होती है ओवम में, जहाँ पर कि स्पेसिफिक स्पर्म अटैच होता है बाय एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। फर्टिलाइजिन हमारे ओवम में प्रेजेंट है, एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म में प्रेजेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, रिकॉग्निशन होता है, स्पर्म की एंट्री जो होती है, स्पर्म एंट्री में ओवम में कैपेबल होता है, ठीक है। उसके बाद एक्रोसोम जो रीजन होता है स्पर्म में, उसमें स्पर्म लाइसेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी एग मेम्ब्रेन को, पहले फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के बीच रिएक्शन होती है, एग्लूटिनेशन होता है, उसके बाद हमारा एक्रोसोम जो होता है उसमें स्पर्म लाइसेंस एंजाइम है जो कि हमारे एग मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। वो कौन सा एंजाइम है, जैसे हाइलुरोनोडेज एंजाइम जो है वो किसको डिसॉल्व करता है, हमारी कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व कर देता है। यह है हमारी एंट्री ऑफ स्पर्म, सेकेंड स्टेप। फर्टिलाइजेशन की स्टेप्स में थर्ड स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन होती है जब स्पर्म की एंट्री हमारी ऊप्लाज्म में हो गई है, तब उसके बाद दूसरे स्पर्म जो हैं उस ओवम में एंटर नहीं कर पाएँ, इसके लिए थर्ड रिएक्शन होती है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारी ओवम की विटेलाइन मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो है प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है पेरीविटेलाइन स्पेस, और इसके ऊप्लाज्म में हमारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो गई है, एक स्पर्म की एंट्री हो गई है ओवम में, तो क्या होगा, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो पेरीफ्री की तरफ आ जाते हैं, और पेरीफ्री की तरफ आकर के कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है वो कहलाता है पेरीविटेलाइन स्पेस। उस स्पेस में जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर म्यूकोपॉलीसैकेराइड फिल है उसको क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो कहाँ से, विटेलाइन मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेता है। इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद क्या होता है, दूसरा कोई स्पर्म इस ओवम में एंटर नहीं कर सकता। ये थी हमारी कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हुआ, ओवम के अंदर जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो पेरीफ्री की तरफ आ गए,
और पेरिफ्री की तरफ आकर के हमारे ओवम के अंदर दो लेयर हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो उन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड फिल है उसको कहाँ रिलीज़ कर देते हैं, पेरी वेटेलाइन स्पेस में रिलीज़ कर देते हैं। और ये रिलीज़ होने के बाद क्या बना लेता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेता है, इसे कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में लास्ट स्टेप होता है प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूज़न। दोनों के न्यूक्लियस जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं। उस न्यूक्लियस के फ्यूज़न से पहले जो स्टेप्स हुए हैं फर्टिलाइजेशन में हम वो देखते हैं एक बार। एक फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म होता है। स्पर्म की ओवम में एंट्री को कन्वीनियंट करने के लिए क्या फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म होता है। ये ऊप्लाज्म है, ये ओवम है, ये स्पर्म है। ये देखिए ये फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म हुआ है और जो कि क्या कर रहे हैं, स्पर्म की एंट्री को, स्पर्म को क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ ले रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म हुआ है स्पर्म को अंदर लेने के लिए। स्पर्म को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, ये अंदर की तरफ खींच लेते हैं, ये फर्टिलाइजेशन कोन। और जब स्पर्म की एंट्री होती है, ये फर्टिलाइजेशन कोन है फर्स्ट स्टेप, और स्पर्म की जब एंट्री होती है तो टेल रीजन तो बाहर ही रह जाता है और हेड और मिड पीस जो है वो अंदर एंट्री कर जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप है हमारा विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाती है, जो कि अभी हमने कॉर्टिकल रिएक्शन में देखा। हमारी विटेलाइन मेम्ब्रेन किस में चेंज हो गई, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो गई। ऐसा होने से क्या होगा, दूसरा स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। एक स्पर्म की एंट्री को कन्वीनियंट करने के लिए तो फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म हुआ। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कोन की वजह से स्पर्म जो है एंटर कर गया। तो सेकेंड स्टेप हुआ विटेलाइन मेम्ब्रेन हमारी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो गई, जिससे कि एक स्पर्म जो एंटर कर गया है उसके अलावा नेक्स्ट स्पर्म जो है एंटर नहीं कर पाए, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए मूवमेंट हुए साइटोप्लाज्म में। हमने देखा कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो थे वो पेरिफेरी की तरफ आए और उन्होंने म्यूकोपॉलीसैकेराइड को पेरीविटेलाइन स्पेस में रिलीज़ किया। तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, हमारे मूवमेंट हुए, परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तभी तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड बाहर आ पाए। हमारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो थे वो प्लाज्मा लेमा की तरफ आ गए थे, पेरिफेरी की तरफ आ गए थे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से ही तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड पेरीविटेलाइन स्पेस में आ पाया। हमने देखा प्रोटीन सिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाती है और माइटोटिक डिवीज़न जो होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी मियोटिक डिवीज़न जो है हमारा वो अब स्टार्ट हो जाएगा। मियोटिक डिवीज़न जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में लास्ट प्रोसेस है हमारे फ्यूज़न ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम में, ठीक है, तो अब क्या होगा, हेड और मिडल पीस जो है हमारा एक लास्ट स्टेप में, हेड और मिडल पीस जो है स्पर्म का वो एक एंगल से रोटेट होगा और इसकी रोटेशन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो स्पर्म में प्रेजेंट है वो हेड के टूवर्ड्स आते हैं, और जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो क्या कर लेता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर लेता है, किसके अंदर, ओवम के अंदर, एक्टिव ओवम के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है, और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के अंदर हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एग जो ओवम बनता है। ठीक है, सेकेंडरी उस साइड से क्या चेंज हो जाता है, ओवम चेंज हो जाता है, और इसके बाद हमारा क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्म है ईजिली क्या पेनिट्रेट कर जाता है, इसका पेनिट्रेशन पाथ फॉर्म हो जाता है, जिसे कॉपुलेशन पाथ भी कहते हैं, और दोनों के जो हमारे न्यूक्लियस है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसे कहते हैं फ्यूज़न ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, अब हमारा जब दोनों का फ्यूज़न होगा तो एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट क्या बनेगा, जायगोट फॉर्म होगा। ये था हमारा फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस। लास्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमारे एग को कंप्लीट मैच्योरेशन के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, क्योंकि अगर स्पर्म जब फ्यूज़ होगा उसके बाद ही हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हमारा सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट करता है और ओवम फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए हमारा फर्टिलाइजेशन एसेंशियल है। दूसरा, हमारे ओवम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है,
क्या करने के लिए, माइटोटिक डिवीज़न करने के लिए। जैसे ही हमारा फ्यूज़न होगा एग और स्पर्म का तो क्या होगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट में क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, जिसके थ्रू ही वो जायगोट हमारा एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। तो इस वजह से क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है हमारे ओवम को माइटोटिक डिवीज़न क्या करने के लिए, कंप्लीट करके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए। उसके अलावा ये हमारे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब एग और स्पर्म का जो फ्यूज़न है, इससे हमारा जो क्रोमोसोम जो है वो क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, स्पीशीज़ में डिप्लॉयड कंडीशन बनी रहती है, क्योंकि हैप्लॉइड दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और दोनों के फ्यूज़न से क्या बनता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। इस वजह से फर्टिलाइजेशन से क्या बना रहता है, कंडीशंस कैसी रहती है, कांस्टेंट बन रहती है क्रोमोसोम की। ये एग को क्या कर मेटाबॉलिकली क्या कर देता है, एक्टिव करता है। हमने देखी ना कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो थे पेरिफेरी की तरफ जा रहे थे हमारे, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन्स, मियोटिक डिवीजन हो रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन्स हो रहे हैं एग में, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव कर रहा है, केमिकल्स जो हैं वो हमारे पेरिफेरी की तरफ आ रहे हैं, बाहर पेरिविटलाइन स्पेस में रिलीज हो रहे हैं। तो एग क्या रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो रहा है, ठीक है। और दो पेरेंट्स के कैरेक्टर मिलते हैं जिससे कि वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस हमने देखा है एनवायरनमेंटली क्या होते हैं, गुड होते हैं। और स्पर्म जो होते हैं उसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके कि हमने देखा है कि मेल में दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम ही दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की वजह से ही वो क्या करता है, मेल और फीमेल क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन में के लिए भी हमारे क्या है, सिग्निफिकेंस है। फॉर्मुलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है जैसे ही एग मतलब ओवम में और स्पर्म में फ्यूज़न होता है, वैसे ही क्या बन जाती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो बनती है वो दूसरे स्पर्म की एंट्री को क्या कर देती है, रोकती है, प्रिवेंट करती है, और इस वजह से क्या होता है, एक जायगोट भी फॉर्म होता है। ये फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस है। और कॉपुलेशन पाथ जो होता है वो हमारे डिवीज़न जो होंगे उसके एक्सेस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये हमारा था फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस।